अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू शर्मसार संसद और सांसदों की हरकत देखकर शब्दहीन हो गए। संसद की पवित्रता, मर्यादा, गरिमा के शर्मनाक हनन पर उनकी आंखें नम हो गईं। मगर क्या मजाल जो विपक्षी माननीयों की संवेदनशीलता जागे। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में संसदीय इतिहास के काले दिन पर बातचीत होगी। सांसदों की बेअदबी की बातें आपको बताएंगे और सभापति की आंखें नम हो जाना, इसका मतलब क्या है आपको बताएंगे। लोकतंत्र के इतिहास के लिए क्या यह काला दिन है, और अगर ऐसा है तो फिर क्या नजीर बन रही है आने वाले दिनों के लिए। मगर संसद के सदनों में असहमति और वाद विवाद, हुड़दंग और हंगामे में करीब 70 के दशक के आखिरी बरसों से इजाफा होना शुरू हुआ। समाजवादी नेता और इंदिरा गांधी को चुनौती देने वाले राजनारायण को मार्शलों ने उठाकर राज्यसभा से बाहर किया, तो बस समझिए वहीं से इस तरह के हंगामे की नींव पड़ गई। आज की कड़ी में हम उन सांसदों से यह जरूर पूछेंगे कि आखिर देश का पैसा, देशवासियों का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद करके मिलता क्या है। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माननीयों को ऐसा लगता है कि जितना हंगामा हो पब्लिक उन्हें उतनी ही पसंद करेगी। क्या ये जनता जनार्दन टैक्स के पैसे की बर्बादी से आहत नहीं होगी। हंगामेदार लोकतंत्र की हर रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे, साथ ही बेहद खास मेहमानों के साथ बातचीत होगी। सरकार और विपक्ष का रुख समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह बड़ी खबर देखिए। संसद में सांसदों के हंगामे की हदें पार, विपक्ष के हंगामे से भावुक हुए वेंकैया नायडू। राज्यसभा में बोलते हुए सभापति का गला भर आया। बोले, कल की घटना की वजह से सारी रात सो नहीं पाया। हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। और जिनको लगता है कि यह सब रूटीन है, उनको यह देख लेना चाहिए कि क्या इससे पहले वेंकैया नायडू को कभी उन्होंने ऐसा देखा है। और अगर राज्यसभा के सभापति को इस हालत में दर्द बयान करना पड़ा है तो स्थितियां कहां पहुंच गई हैं। आइए जरा देखें क्या कहा है वेंकैया नायडू जी ने और वो क्यों कहा है। स्थितियां कहां पहुंची तब उन्होंने ये कहा है, और क्या इससे उनको फर्क पड़ता है जिन्होंने ये जानबूझकर किया। जरा देखिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। This sacredness was destroyed yesterday when some members sat on the table, some others climbed on the table of the house, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the House, protested and voted against this thing. And you have got every right, members have got every right to demand for it withdrawal also. But it is for the government to act. You can't force the government to do this or not to do this. वेंकैया नायडू उम्र के जिस पड़ाव में हैं, जिस वय में हैं, जिस अवस्था में हैं, वहां हर किसी को सबसे ज्यादा चिंता होती है लेगेसी की। इस बात की कि क्या थाती, क्या धरोहर हम संजोए हुए हैं जो आगे पीढ़ियों तक जाएगी। और जब कभी भी कोई अनर्गल प्रलाप करता है, कुछ उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो यह कहा जाता है कि आप कैसे असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मतलब संसद का प्रतिमान क्या होता है उसका उदाहरण है ये बातें। लेकिन क्या उन प्रतिमानों का ख्याल रखा जा रहा है। टेबल के ऊपर चढ़कर रूल बुक फाड़कर फेंकी जा रही है। रूल बुक फाड़कर जब फेंकी जा रही है तो यह बताया जा रहा है कि देखिए आपको इन रूल्स के तहत काम करना चाहिए। ये तस्वीरें देखिए, कांग्रेस ने रूल बुक, ये प्रताप सिंह बाजवा आपको नजर आ रहे हैं। और यह बात बिल्कुल सही है कि जब से सीधा प्रसारण होना शुरू हुआ है तब से
कैमरे की नजरों में आने के लिए भी बहुत कुछ किया जाता है। यहां संजय सिंह आपको नजर आ रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है? आम आदमी पार्टी वहां भी अपना दांव आजमाना चाहती है, लिहाजा कैसे कब कहां चर्चा में आना है इसके लिए कोई मौका नहीं छोड़ा जाता। टेबल के ऊपर चढ़ जाना, रूल बुक फाड़कर सभापति की तरफ, उनकी कुर्सी की तरफ फेंक देना, ये क्या दिखाता है? और यहां पर आप देखें, यहां जो हंगामा करने का तरीका है, क्या बातें वहां तक पहुंच गई हैं जहां सभापति की आंखें नम हो जाएं, उनको ये कहना पड़े कि मैं रात भर सोया नहीं? या असल में तो ये सब रूटीन होता रहा है और सभापति ने जो किया वो कुछ लोगों के लिए हैरानी का बायस होगा कि ये इस बार ऐसे कैसे हो गया। ये तो सदन में रूटीन होता रहा है। क्या सदन में हमेशा से ऐसा ही होता रहा है? सदन में यह भी कहा जाता है कि एक जमाना था जब करीब 197-196 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था और वो भी 25 करोड़ रुपए घाटे का बजट था और उसके लिए 4 दिनों तक बहस हुई थी संसद में इस बारे में कि कहां कैसे खर्च किया जाना है। और अब जब 12 लाख करोड़ और न जाने कितने करोड़ का बजट पेश किया जाता है, तब आप देखते हैं चर्चा के लिए कितना वक्त मिलता है। क्या जनता के कंसर्न्स को सामने रखकर माननीय काम कर रहे हैं या उनका हंगामा करना ही मकसद हो गया है? कहते हैं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो बस ये ख्वाहिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। क्या ये सूरत बदलने वाली कोशिशें हैं, काम हैं क्या? जरा इन घटनाओं की तरफ जरूर देख लीजिए ताकि ये भी रहे कि ये पृष्ठभूमि भी है इसकी। ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ होने लगा है। और खास तौर से जब कांग्रेस की तरफ से हवाला दिया जाता है तो ये कहा जाता है कि आपको अरुण जेटली जी का कहा हुआ याद है ना, जिन्होंने कहा था कि कई बार कार्रवाई में जब व्यवधान डाला जाता है तो उससे जनता का हित ज्यादा सधता है बजाय कि संसद चलने देने के। यहां वो तस्वीरें हैं राजनारायण को उठाते हुए मार्शल, जहां मैंने आपको बताया कि वहीं से असल में इस बात की नींव पड़ गई थी। बोफोर्स घोटाले पर 45 दिन तक हंगामा चलता रहा था और ये बड़ा मसला हुआ था, आप जानते हैं। और उसके बाद इधर अगर आप आ जाएं तो 2G घोटाले में शीतकालीन सत्र बेकार हुआ और यहीं पर अरुण जेटली के उस वक्तव्य का हवाला दिया जाता है। और इधर आप तहलका 2001 का देख रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष को नोट गिनते हुए जब देखा गया तो उसके बाद संसद में कार्य बाधित हुआ। लेकिन यहां जो कुछ इस बार हुआ, क्या इस ट्रेल को देते हुए, इस पृष्ठभूमि को देते हुए उसको हम कहीं से जस्टिफाई कर सकते हैं? या इस बार जब किया गया वो अनप्रेसिडेंटेड था और जनता के पैसे की ऐसी बर्बादी अब जनता तो नहीं सहेगी? जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, ब्यूरोक्रेट भी रही हैं, समझती हैं कि किस तरीके से सरकार चलती है क्योंकि अब इनसाइड आउट देख रही हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, बहुत ही आर्टिकुलेट तरीके से अपनी बातें रखते हैं। चरण सिंह सापरा प्रवक्ता कांग्रेस के, उनसे भी हम समझना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं कि क्या ऑपोजिशन अपनी जिम्मेदारी वैसे निभा रहा है जैसी कि उससे अपेक्षा की जाती है। हमारे साथ जुड़ रही हैं रीना गुप्ता, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। क्या इस तरीके से टेबल पर चढ़ना, रूल बुक फाड़कर फेंकना, आम आदमी पार्टी इसमें कांग्रेस के साथ है क्या? हैंड इन ग्लव्स है क्या? प्रदीप सिंह जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने संसदीय मर्यादा, संसदीय आचरणों के संदर्भ में एक बड़ा वक्फा देखा है और उनसे समझेंगे कि हम आज एक्चुअली कहां खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रूलिंग पार्टी रिप्रेजेंटेशन, उनके साथ शुरू करते हैं। अपराजिता जी, ये आंखों में नमी क्यों थी? आप सबको मेरा नमस्कार। देश का संसद एक पावन स्थल है और इसे अगर हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहें तो मैं गलत नहीं होंगी। और इस लोकतंत्र के मंदिर में अगर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार 19 जुलाई से लेकर आज तक अवरोध और गतिरोध ही पैदा करते रहें तो आंखों में नमी नहीं होगी तो क्या होगा? हम शर्मसार हैं और इसलिए शर्मसार हैं क्योंकि 138 करोड़ जनता शर्मसार है। द नेशन हैज बीन वॉचिंग द एंटिक्स ऑफ दीज पीपल। अराजकता, उद्दंडता अपनी चरम सीमा पर। और मुझे लगता है कि असंवैधानिक और अमर्यादित व्यवहार की भी कोई सीमा होती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में विरोध नहीं होता है, विरोध होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन उस विरोध में भी मर्यादा होनी चाहिए। और मुझे लगता है इस लक्ष्मण रेखा को इस बार सबने पार किया। और आपको याद होगा आईटी मिनिस्टर के हाथ से किस तरह से वो कागज लेकर फाड़ा गया, फेंका गया और वो कागज उड़ते हुए हमारे मंत्रियों के चेहरों पर आ गिरा। मैं लोकसभा की सांसद हूँ, बैठकर देख रही थी। और उसके बाद हमारे उपराष्ट्रपति साहब भावुक हुए। ये कितने दुख की बात है।
और आज देखिए, आप सब जानते हैं कि 19 जुलाई से अभी तक 17 बैठक हुई लोकसभा में और 14 घंटे 21 मिनट का इस पर काम आते हैं हुआ, अपराजिता जो बहुत ही जी, कम ये इस था। पर डिटेल चर्चा और करेंगे हम आगे, कार्यवाही- कितना काम हुआ है, कितनी कार्यवाही बात दो दिन करते हैं इस पे। पहले अपराजिता हमें बंद करनी जी, पड़ी और मैं बता आपने एक दूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कही अपराजिता जी, उसको लेकर मैं उसको खो नहीं जाने देना चाहता। मैं चाहता हूं कि इस पर यहां पर टिप्पणियां हो, लोग अपनी बात रखें। मैं सापरा जी के पास जाना चाहता हूं। उद्दंडता का चरम प्रस्तुत किया गया है क्या सापरा साहब? देखिए, जब आप चरम की बात करते हैं तो मैं आपको विस्तार में कहना चाहूंगा कि पार्लियामेंट जो है वो मात्र सत्ताधारी पक्ष के बिल पास करने के लिए नहीं होती है। पार्लियामेंट है कि विपक्ष जो है वो जनता की आवाज, जनता के मुद्दे जो हैं, जो जनता सवाल पूछना चाहती है सरकार से, वो विपक्ष के माध्यम से पूछती है। सीन बहुत अच्छे नहीं थे, अनप्लेजेंट सीन थे, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन ये नौबत क्यों आई है? आपने अभी चरम सीमा की बात की है, वही मैं कहना चाहता था कि हठधर्मी का भी कोई चरम सीमा होनी चाहिए। हठधर्मी में भी कहीं ना कहीं नरमी सरकार को दिखानी चाहिए। ये सरकार इतनी हठधर्मी क्यों है? ये विपक्ष जो चाहता था कि बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा हो, महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो, किसानों के काले बिल पर चर्चा हो, चीनी घुसपैठ पर चर्चा हो, पेगासस जो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है उस पर चर्चा हो, ये तमाम सारे विषयों पर चर्चा न करते हुए ये हठधर्मी सरकार ने अपनी ईगो को बीच में ला करके, ठीक है चरण सिंह सापरा, आपने कहा कि हठधर्मिता का चरम हो गया, इसलिए उद्दंडता का भी चरम हो गया। अब मैं इस पर टिप्पणी लूंगा, लेकिन जरा अनुराग भदौरिया जी से समझ लूं, समाजवादी पार्टी इस सबको कैसे देख रही है? देखिए, दरअसल में पार्लियामेंट के अंदर में विपक्ष एक समस्या नहीं है, विपक्ष एक सरकार का हिस्सा है। ये अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझ जाती तो शायद ये समस्याएं पैदा नहीं होती। और मैं तो ये कहूंगा कि आपने देखा हो, धृतराष्ट्र जी भी कई बार रोए हैं, पूरे महाभारत में रोते ही रहे। क्यों? अपने फायदे के लिए। वो हमेशा रोए अपने फायदे के लिए। अगर वो इस बात के लिए रोते कि गद्दी अगर पांडव को दे देते और न्याय की बात करते तो उनको रोना नहीं पड़ता धृतराष्ट्र जी को। इसी तरह से जब यहाँ पे जब किसानों का बिल पास हो रहा था तो उस समय तो रोकना चाहिए था ना, वेंकैया जी को रोकना चाहिए था। क्यों बिल पास कर रही है? किसानों के हित में नहीं है। कोविड काल में जब संसद में खड़े होकर एक व्यक्ति वहां पे मंत्री जी कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी से, तो उस समय उन्हें टोकना चाहिए था। नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप। यहाँ पे लोगों की मौतें हुई है देश के अंदर में। कौन ऐसा परिवार है जिसके घर से किसी ने किसी को खोया नहीं हो? बोलना चाहिए था उनको। क्यों नहीं बोले? क्यों यहाँ बेरोजगारी महंगाई पे नहीं बोले कि चर्चा होनी चाहिए बेरोजगारी महंगाई पे? महत्वपूर्ण बात कही है आपने। इस पर फौरन टिप्पणी लेनी आवश्यक है, इन दोनों पर बातचीत करनी आवश्यक है। अनुराग भदौरिया, मैं आप पर लौट रहा हूं, लेकिन क्या यहाँ पर सभापति की आंखों में नमी धृतराष्ट्र के रोने से उसकी तुलना की जा सकती है? अनुराग भदौरिया, एक सेकंड। अपराजिता सारंगी, इस पर जवाब चाहिए आपका। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जी बिल्कुल नहीं। देखिए, समानांतर रेखा खींची नहीं जा सकती है। धृतराष्ट्र के आंखों में जो आंसू थे वो अपने पुत्रों के लिए थे, कौरव पुत्रों के लिए थे, लेकिन यहाँ अनुराग भदौरिया, जब आपके पास आऊंगा बोलिएगा। 138 करोड़ जनता के लिए है, जिन्होंने अपने लोक प्रतिनिधि संसद में भेजे हैं, और जहां लोक प्रतिनिधि अनुराग भदौरिया, एक व्यक्ति एक समय में प्लीज। मैं भुवनेश्वर, ये संसद नहीं है सर। अनुराग भदौरिया जी, आज तक मैंने एक भी प्रश्न ये संसद के लिए रिजर्व रखिए सर। यहाँ पर एक समय में एक बोलता है सर, प्लीज। हाँ, अपराजिता जी बात पूरी कीजिए। जी, मैं कह रही थी कि मैं लोकसभा की सांसद हूं और भुवनेश्वर और ओडिशा की बहुत सारी समस्याओं को लोकसभा में रखना चाहती थी, लेकिन इन विपक्षी दलों ने ऐसा करने नहीं दिया। और मुझे लगता है सारे सांसद आज बड़े भारी मन से लोकसभा छोड़कर अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी की तरफ। लेकिन अपराजिता जी, क्यों ऐसा है कि विपक्ष भरोसे में नहीं आ रहा है? नमी है। आप सर्वदलीय बैठकें भी कर रहे हैं, भरोसे में लेने की कोशिशें भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी सर्वदलीय बैठक की, उसके बावजूद क्यों नहीं हो रहा है कि आपको विपक्ष इतना करने दे कि आप चला सके सुचारू रूप से वहां की कार्रवाई? देखिए, 20 बिल हमने पास कर दिए, आप सबको ज्ञात है। 22% उत्पादकता थी, जबकि पिछले सत्र में लोकसभा की 126.5%। मैंने ये पूछा कि विपक्ष को आप भरोसे में क्यों नहीं ले पा रहे हैं? राज्यसभा की 101
0.5% प्रतियोगिता थी। मैं आपको कह दूं, मुझे अब 30 सेकंड का समय दें और मैं आपको कह दूं कि 20 बिल पास हुए हैं। तो हम जानते हैं देश कैसे चलाना है, देश चलेगा, लेकिन हम चाहते थे हर एक बिल पर चर्चा हो, इस तरह से बिल पास न हो, लेकिन ऐसा करना पड़ा क्योंकि हठधर्मिता, उद्दंडता और अराजकता का कोई उत्तर नहीं होता है। आप जानते हैं बार बार हमारे नेतागण इनके विपक्षी दलों के को भरोसे में क्यों नहीं ले पा रहे? आप जनता के हितों के मुद्दों पर क्यों नहीं ले पा रहे? ये मेरा सवाल था। ठीक है रीना गुप्ता, आपके पास आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई इस भीड़ में। देखिए, लोकतंत्र के मंदिर जो ये बोल रहे हैं वो तो उसी दिन आपने अपमान कर दिया था जिस दिन आपने गैर कानूनी तरीके से ये काले कानून पास किए थे। आपको और मुझे सबको पता है कि वॉइस वोट से बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से काले कानून पास हुए हैं। वो किसान जो 8 महीने से बैठा हुआ है उसकी बात सुनने की किसी के पास समय नहीं है। उनको आप मवाली बोल रहे हैं, खालिस्तानी बोल रहे हैं। इस देश की 60% जनता जो है वो किसानी पर निर्भर है और उन किसानों के बारे में आप कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। वो बैठे हुए हैं कब से वहां पे। 600 किसानों की मौत हो गई है। उन 600 किसानों की मौत का भी आपको कोई शौक नहीं है। और वैसे आप कहते हैं, जब आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, क्या किसानों की हालत हुई है आपके कार्यकाल में? और जहां तक बजट का सवाल है, आपके पास 300 करोड़ रुपए हैं पेगासस के ऊपर खर्च करने के लिए, अपने ही नागरिकों की जासूसी करने के लिए आपके पास पैसा है। लेकिन जहां पर आप व्यवस्था चला रहे हैं, मुझे दिल्ली असेंबली का भी याद है, वहां कैसे विजेंद्र गुप्ता को टांगा टोली करके बाहर ले जाया गया था मार्शलों की तरफ से। आप किस तरह का व्यवहार यहां चाहते हैं और क्या आप जिस तरह की अपेक्षा रखते हैं उस तरह का व्यवहार आप यहां रखते हैं सदन के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल गौतम जी, अगर कोई वैलिड मुद्दा है तो उस पे डिस्कशन होना चाहिए। जब पूरा विपक्ष कह रहा है, तो उसका तरीका यह है कि टेबल पे चढ़ जाएं, रूल बुक फाड़ कर फेंकें सभापति की कुर्सी की तरफ। सारे तरीके अपना लिए विपक्ष ने। आप पेगासस पे डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है, आप किसानों पे डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं और है, आप मेरे सवाल का जवाब भी देने के लिए तैयार नहीं है। रीना जी, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार ने वो किया, आप उसके लिए लगातार आलोचना कर रहे हैं और वो आपका अधिकार है, वो आपको करना चाहिए, लेकिन उसका तरीका ये होना चाहिए क्या जो दिखा हमको सदन में? और वैसे में अगर सभापति खड़े होकर खेद प्रकट कर रहे हैं तो क्या उनके आंसुओं को धृतराष्ट्र के आंसू कह देना चाहिए क्या? मैं वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदीप सिंह जी के, उनके पास जाता हूं। प्रदीप सिंह जी, क्या है संसदीय परंपरा का इतिहास और ये क्या वाकई अभी तक ये नेगेटिव प्रतिमान है क्या जो स्थापित किया गया है, या इसके पहले भी हो चुकी हैं चीजें? नहीं, देखिए दिनेश जी, जो दृश्य हम लोगों ने देखा है कल, वो निश्चित रूप से संसदीय परंपरा के लिए एक अच्छा प्रतिमान नहीं है। वो ये दृश्य जब दुनिया भर में जाएगा तो भारत के जनतंत्र के बारे में क्या छवि बनेगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। जिन लोगों ने ये किया है वो माननीय सांसद होने के योग्य नहीं है। ये व्यवहार किसी सांसद का नहीं हो सकता। संसद में विरोध करना, हंगामा करना, शोरगुल करना, वेल में जाना, ये सब सांसदों का अधिकार है, लेकिन हर अधिकार एक जिम्मेदारी के साथ आता है। एक लक्ष्मण रेखा होती है कि यहां तक जाएंगे, इसके बाद नहीं जाएंगे। दूसरी बात, जब भी आप कोई रणनीति बनाते हैं वो संसदीय मामलों में नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या लक्ष्मण रेखा सब हमारे लिए है? सरकार हठधर्मिता कर रही है, मुद्दों पर बहस करने के लिए सामने नहीं आ रही है, तो हम क्या करें? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, जब आप रणनीति बनाते हैं, वो संसद में हो, संगठन में हो, या आप कोई टीम गेम खेल रहे हैं उसमें हो, तो लक्ष्य क्या होता है? जीतने का। दूसरा आपका ध्येय क्या होता है कि अगर जीत नहीं सकते तो कम से कम बराबरी पर छूटे। हारने का लक्ष्य लेकर कोई संगठन, कोई नेता, कोई टीम नहीं उतरती है। मैं पूछ रहा हूं कि 19 जुलाई से आज तक के हंगामे से विपक्ष को हासिल क्या हुआ? मान लेता हूं मैं कि ये सरकार की हठधर्मिता है कि उसने पेगासस पर वो बहस करने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन उसके चक्कर में आपने बाकी मुद्दों पर सरकार को बचकर निकल जाने दिया। प्रदीप जी, एक बात कही किसी ने, कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने कही, हालांकि उन्होंने कहा नाम मत लीजिएगा, उन्होंने ये कही हम बीजेपी की दवाई उसी को पिला रहे हैं। 10 साल तक उन्होंने यही किया था और उसके बाद सरकार बन गई थी और अभी तक सरकार में कायम है।
अब उनकी दवाई उनको पिला रहे हैं। क्या ये स्टेटमेंट, ये देखने का तरीका जायज है? क्या बीजेपी ने यही किया है जो आज उसका सामना करना पड़ रहा है? मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर सर, मैं ये पूछने के लिए आपके पास आऊंगा। विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ा मॉनसून सत्र। हंगामे के चलते 2 दिन पहले खत्म हुआ लोकसभा का सेशन। लोकसभा में महज 21 घंटे चली कार्रवाई। हंगामे के चलते टैक्स पेयर्स के अरबों रुपए बर्बाद। टैक्स पेयर्स के रुपए। आज जब ये बात की जा रही है कि हम इकोनॉमिक स्लो डाउन महसूस कर रहे हैं, सामने बहुत बड़ी इकोनॉमिक चुनौती है, आज जब ये बात भी कही जा रही है कि हमको एक एक रुपया विवेक के साथ खर्च करना चाहिए, क्योंकि देश में ये हालात कोरोना के बाद अनप्रेसिडेंटेड है। पहले हमने कभी इस तरीके के हालात का सामना नहीं किया। क्या हम वाकई एज अ नेशन अपना एक एक रुपया सोच समझकर खर्च कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं? और बर्बादी भी अरबों में हो रही है। जरा देखिए कितना कामकाज हुआ, और कामकाज के चलते उसको अगर आप उसकी नापतोल करेंगे काम के हिसाब से और देखेंगे कि असल में कितना पैसा इसमें वेस्ट हुआ है इस सबको चलने देने में, और हंगामा होता रहा तब जबकि आपके काम होने चाहिए थे, तो एक्चुअली तस्वीर क्या दिखाई देती है? और क्या हंगामा ही इस बार काम था? हंगामा करके ही काम कर दिया गया है क्या? यह भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले हफ्ते 32.20%, दूसरे हफ्ते 13.70%, तीसरे हफ्ते 24.20%, तीसरे हफ्ते में 21 घंटे 36 मिनट बर्बाद, और 3 हफ्ते में कुल 22.60% कामकाज। राज्यसभा का हवाला यहां आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं। अगला देखिए, कामकाज के लिहाज से क्या यील्ड रहा और क्या असल में उसमें लगाया गया है। राज्यसभा में कितना काम बर्बाद हुए हैं? 60 घंटे से ज्यादा काम हुआ है। 17 घंटे से कुछ ज्यादा, पौने 18 घंटे काम होना चाहिए था। 78 साढ़े 78 घंटे। कितना बड़ा इसमें आप फासला देख रहे हैं। कौन है जिम्मेदार? सरकार की हठधर्मिता कि वो विपक्ष को भरोसे में नहीं ले पाई अहम मुद्दों पर, या विपक्ष का इस हद तक चले जाना कि कार्रवाई ना चले इसके लिए टेबल पर चढ़ जाओ, रूल बुक फाड़ कर फेंक दो। संसद की कार्रवाई, उसके अगर आप उसको इस बार उसको एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत सारे सवाल खड़े हुए मिलेंगे। उनके जवाब हमारे मेहमान दे रहे हैं क्या, और किसी कंक्लूजन तक हम पहुंच पाएंगे क्या? फैसला आपको करना है। लेकिन सदन की कार्रवाई, कितना खर्च एक दिन में? करीब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए तो समझ ही लीजिए खर्च होते हैं। 1 मिनट में करीब 1.5 लाख रुपए सदन को अगर आपको चलाना है तो इसमें खर्च चाहिए होता है। इतना बड़ा पैसा टैक्स पेयर का यहां पर जाता है। एक दिन की कार्रवाई के हिसाब से करीब 6 घंटे संसद की कार्यवाही, करीब 6 घंटे होनी चाहिए। एक साल में कितने सत्र होने चाहिए? 3 सत्र। यहां जो कुछ फिक्स किया गया, जो सोचा गया कि जनता के कामकाज करने के लिए इतना पर्याप्त रहेगा, इस हिसाब से किया जाना चाहिए। क्या वो हो रहा है? और नहीं हो रहा है तो एट द एंड कौन है लूजर? यहां सरकार को घरे में खड़ा किया जा रहा है, एक्चुअली जनता के काम नहीं हो रहे हैं। एक साल में कितना कामकाज? 70 से 80 दिन होना चाहिए संसद की कार्रवाई के हिसाब से। क्या हो रहा है यहां? और मॉनसून सेशन को लेकर हम क्या समझें, क्या हासिल हुआ? हालांकि ये कहा जा रहा है कि हमने यहां 20 बिल पास करा लिए, लेकिन अगर आप देखें तो आजादी के बाद से लगातार हर एक सेशन में कितना काम हुआ उसका एवरेज, खासतौर से बिल्स के हिसाब से, विधेयकों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो औसत कम होने लगा है। यहां देखिए आप लोकसभा और राज्यसभा, इसमें ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का जो डेटा है वो 6 अगस्त तक का है, और लोकसभा का आप करंट डेटा देख रहे हैं। कुल काम 92 करोड़ 6 लाख लोकसभा काम हुआ, 20 करोड़ 38 लाख का। बर्बादी हुई 71 करोड़ 68 लाख की। राज्यसभा में आ जाइए, 75 करोड़ 17 लाख का कुल काम होना था, 16 करोड़ 99 लाख का काम हुआ है, और बर्बाद हुए 58 करोड़ 18 लाख रुपए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये डेटा क्या बताता है? इसमें किसकी गलती है और ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नुकसान सीधा सीधा जनता का है, जिम्मेदार कौन है? हमारे मेहमान बताएंगे। जरा यहां पर अगर आपने ये देख लिया है तो इसको लेकर मैं अपने मेहमानों का रुख करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि अगर ये हुआ है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? अपराजिता जी, कौन है जिम्मेदार? देखिए, ऐसा है कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी हम सत्ता पक्ष की है और विपक्षी दलों की है। हम दोनों पक्षों को हाथ मिलाकर सदन का काम करना है, सदन चलाना है। जी, हाथ मिल क्यों नहीं रहे? कहीं ना कहीं आपकी कोशिश में कमी है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है विपक्ष, बहुत दायित्वपूर्ण व्यवहार करना है। मैं आपको बता दूं, 18 जुलाई प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष एक
स्टेटमेंट रखा था, मैं याद दिला दूं। उन्होंने कहा था कि इस बार मानसून सत्र में हम चाहते हैं कि सारे सांसद तीखेदार और धारदार प्रश्न पूछें और हम सकारात्मक परिवेश में सदन को चलाने की कोशिश करें। और इसके लिए केंद्र सरकार सबकी सहायता, सबका सहयोग चाहती है। देना पड़ रहा है। उसके डेरेक ओब्रायन ने एक सेकंड अपराजिता जी मेरी बात तो सुनिए। डेरेक ओब्रायन ने उसको ट्वीट किया, कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन आप वहां आए, आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए हमको सुना, 3 मिनट अपनी बातें कहीं और बाकी का आपने वहां पर फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए लोगों को आने दिया। उनका कुल मिलाकर कहना यह था कि औपचारिकता की गई, जब विपक्ष को बुलाया गया उसके किसी भी कंसर्न को एड्रेस नहीं किया गया और फिर तो यह होना ही था। देखिए, अंग्रेजी में एक वाक्य है, अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल। आप क्या देखना चाहते हैं यह आप पर निर्भर करता है। मैं आपको बता दूं, मैं लोकसभा की सांसद हूं, मैं बाहर नहीं बैठी हूं। मैंने देखा है 19 जुलाई से क्या क्या हुआ है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग हुई, इसके बाद मुझे याद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना पर आलोचना करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए सारे लोगों को बुलाया, सारे फ्लोर लीडर्स को बुलाया, सारे लोग गए, लेकिन राहुल गांधी जी नहीं आए, कांग्रेस नहीं आई। क्यों? हम चाहते हैं जन केंद्रित मुद्दों पर बातचीत हो, ऐसे मुद्दों पर बातचीत हो जो लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम कोरोना पर बातचीत करना चाहते हैं। आप हमें प्रश्न पूछें, वैक्सीनेशन को लेकर पूछें, आप ऑक्सीजन को लेकर पूछें, आप दवाइयों को लेकर पूछें। आप वो तो सड़क से लेकर कह रहे हैं हम संसद तक बात करना चाह रहे हैं, हमारे सवालों का जवाब कहाँ मिलता है? कहा जाता है तीखे सवाल पूछिए। अभी पूछ तो रहे थे अनुराग भदौरिया, कोरोना को लेकर तो सवाल पूछ रहे थे, लेकिन जवाब कहाँ मिल रहे हैं? अनुराग भदौरिया, यही तो मैं कह रही हूं। ठीक है, अपराजिता जी। मुझे लगता है अपराजिता जी, एक बार मैं अपनी बात, मुझे लगता है अपराजिता जी बार बार, अपराजिता जी अब अनुराग अपनी बात पूरी करने में आपके पास आता हूं। सुनिए, अपराजिता जी बार बार ये कहती है मैं तो लोकसभा की सदस्य हूँ, मैं तो लोकसभा की सदस्य हूँ। सबको पता है आप लोकसभा के सदस्य हैं, तो आपकी जिम्मेदारी क्या थी? कार्य मंत्रणा समिति होती है ना, कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग करवाते, उसमें आप डिसाइड कर देते इस तारीख को यहाँ पेगासस के ऊपर डिस्कस होगा, इस तारीख को यहाँ पे किसानों पे होगा, इस तारीख को यहाँ कोविड काल में होगा, इस तारीख को महंगाई पे होगा। आप तय कर लेते और उसको रिलीज कर देते। देखते आप संसद चलता कि नहीं चलता। क्या आपने कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग की? क्या आपने ये टाइम टेबल आपने बनाया, विपक्ष के सामने रखा, विपक्ष के टेबल पे आई ये बात? नहीं आई ना, क्योंकि आप चाहते ही नहीं थे संसद चले, आप चलाना नहीं चाहते हो। आप बार बार हल्ला मचा रही, मैं लोकसभा की सदस्य हूँ, लोकसभा की सदस्य हूँ। अरे लोकसभा की सदस्य है तो आपने मीटिंग की कि कार्य मंत्रणा समिति की? नहीं करवाई ना आपने, क्योंकि आपकी मंशा पे शंका है, क्योंकि आपकी मंशा नहीं थी कि आप यहाँ पे संसद चलाएं, आपकी मंशा नहीं थी कि यहाँ पे कोविड काल में लोगों की पे चर्चा हो पाए, यहाँ महंगाई पे चर्चा हो पाए, किसानों की समस्या पे चर्चा हो पाए, अर्थव्यवस्था जो देश की टूटी हुई है, महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा हो पाए। आप चाहते नहीं, चाहते तो आप ये जो हमने बताया कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग करवाते और यहाँ पे तारीख पर तारीख आप बना देते प्रोग्राम। क्यों नहीं बनाया आपने? किसने आपको रोका था? जरा बता दीजिए जनता को। जवाब ले लीजिए अपराजिता जी। मैं लोकसभा की सदस्य हूं और बहुत गर्व के साथ ये बात बार बार कहूंगी, और इसलिए मैं दोहराना चाहती हूं कि अनुराग भदौरिया जी अभिज्ञ हैं, क्योंकि वे लोकसभा के सांसद नहीं हैं। इन्हें पता नहीं है कि 20 जुलाई को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग हुई थी और उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में सारे फ्लोर लीडर्स आए थे, सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और ये बातचीत की गई कि किन 3-4 मुद्दों को लिया जाएगा। और इन्हें पता नहीं है उस दिन किसान, कोरोना और वस्तुओं की बढ़ती कीमत को तालिकाबद्ध किया गया था। पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूं कि 193 रूल होता है, इसके अंतर्गत हाफ एन आवर डिस्कशन होता है। और आज भी जब मैं संसद से बाहर निकल रही थी तो आदरणीय श्री प्रेमचंद्रन जी से मुलाकात हुई। वो बार बार विगत 5 दिनों से लिस्ट ऑफ बिजनेस में उनका नाम आ रहा था। वो रूल 193 के अंतर्गत कोरोना पर बहस चाहते थे और केंद्र सरकार और संसद ने भी इसे चाहा और लिस्ट ऑफ बिजनेस में जगह दी। ठीक है, लेकिन बहुत भारी मन से उन्होंने कहा कि टेक्निकलिटी समझा दी। ठीक है, जो आप सदस्य होने के नाते, आप संसद की सदस्य होने के नाते समझा सकती हैं। अनुराग भदौरिया के लिए आपने कहा कि वो अभिज्ञ नहीं है, लेकिन एक बात उन्होंने कहा मंशा नहीं है सरकार की, इसका जवाब तो दीजिएगा। लेकिन पहले रीना जी के पास जाना चाहता हूं। रीना जी, सवाल यह है कि क्या यहां पर एक होड़ भी है क्या?
कैमरों के सामने एंटिक्स की होड़, जनता तक ये बताने की होड़ कि देखिए आपके कंसर्न को लेके हम मार चढ़े जा रहे हैं, टेबल में फाड़ देंगे, कुर्सियां तोड़ देंगे, हो सकता है माइक उखाड़ दें। क्या ये भी अपनी एक खास तरह की कंस्टिट्यूएंसी है क्या जिसको एड्रेस करने के लिए सब करना पड़ता है? गौतम जी, कैमरा तो क्या दिखाएगा, उस तक को कंट्रोल किया जा रहा है। आपको पता है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी में विपक्ष को दिखाया तक नहीं जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अपराजिता जी से ये पूछिए कि आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स में अफसरों को जाने तक के लिए रोक दिया जाए? तो किस तरह का आप ये लोकतंत्र का मंदिर बता रही हैं जब आपने ब्यूरोक्रेट्स को अलाउ ही नहीं किया कि वो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में जाएं? पेगासस पे आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपकी हमारी सरकार हमारे टैक्स के पैसे से 300 करोड़ जो आपने बजट बनाया हुआ है नेशनल सिक्योरिटी का, उस 300 करोड़ खर्चा करके हम पे ही जासूसी करवा रही है। इसका जवाब क्यों नहीं दिया? पेगासस इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था, स्टैंडिंग कमेटी उसको डिस्कस करना चाहती थी, वो आपने क्यों नहीं अलाउ किया? इस बात का जवाब दीजिए। सरकार ने पेगासस खरीदा कि नहीं खरीदा? आप इस बात का जवाब पूछिए इनसे, अपराजिता जी से। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। अपराजिता जी, कहा यह जा रहा है कि जिस डिपार्टमेंट को जवाब देना चाहिए था उसको छोड़कर सब जवाब दे रहे हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स जवाब दे रहा है, उसमें और दूसरे मंत्रालय बता दे रहे हैं कि नहीं हमने नहीं किया, लेकिन जिसको जवाब देना चाहिए वो नहीं दे रहा है। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है, देख लीजिए, कि आपने स्टैंडिंग कमेटी में ब्यूरोक्रेट्स तक को आने नहीं दिया। शशि थरूर भी ये कह चुके हैं। मैं सबसे पहले बता दूं कि केंद्र सरकार के मंत्री ने 19 जुलाई को लोकसभा में और 2 दिन बाद राज्यसभा में वक्तव्य पेश किया, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टेटमेंट दिया पेगासस के ऊपर। और उसके बाद बात सर्वोच्च न्यायालय में भी है। और आप जानते हैं कपिल सिब्बल जी फाइट कर रहे थे पिटिशनर की तरफ से, और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? आप अभिज्ञ हैं, अनभिज्ञ नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा तथ्य, तर्क और प्रमाण लाइए। हमें भी पूछना है कि आईटी मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद आप लोगों की तरफ से एप्रोप्रिएट मैम, यहीं पे रुकिए। रीना जी, जवाब मिला आपको? अगर आता तो सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि आप बाहर जो पब्लिश हुआ उसके आधार पर यहाँ चले आए हैं। नहीं, आप देखिए, जो गवर्नमेंट होती है, सरकार जो होती है, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है वो एक अलग बात है। ठीक है, पार्लियामेंट में इस बात पे क्यों चर्चा नहीं हुई? पार्लियामेंट में जवाब क्यों नहीं मिला? स्टैंडिंग कमेटी में अफसरों को जाने की इजाजत स्टैंडिंग कमेटी की बात कीजिए, सुप्रीम कोर्ट की मत कीजिए। अपराजिता जी, ये कहा जा रहा है। लेकिन प्रदीप सिंह जी, आपके पास एक बार फिर आ रहा हूं, यहाँ मसला क्या है और एक्चुअली जनता के हित की बात कर कौन रहा है? व्यवधान वाले या काम वाले? नहीं, देखिए, ये तो जनता को फैसला कर दीजिए कि कौन जनता के हित की बात कर रहा है। विपक्ष ने जो किया उससे उसको क्या हासिल हुआ और सत्ता पक्ष को क्या हासिल हुआ? सत्ता पक्ष ने 20 विधेयक पास करा लिए, विपक्ष को क्या मिला? पेगासस पे तो बहस नहीं हुई, किसी और मुद्दे पर भी नहीं हुई। कोरोना पर बहस हो सकती थी, महंगाई पर हो सकती थी, तो ये बीजेपी को उसी की दवाई है क्या? जी, ये बीजेपी को उसी की दवाई पिलाई जा रही है क्या? ये अगर कांग्रेस पार्टी ये सोच रही तो पहले तो वो ये कहे कि सुषमा स्वराज और अरुण जेटली उसके आदर्श हो गए हैं, उनके पद चिन्हों पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। दो गलत मिलकर एक सही नहीं बनते। तीसरी बात, उस समय जो हंगामा हुआ था, क्या इस नोट पे चरण सापरा जी को मैं इंक्लूड करना चाहता हूं। में मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किए थे सरकार के खिलाफ, तब हंगामा हुआ था। अभी पेगासस पर किसी ने क्या एक एफआईआर भी दर्ज कराई है? ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, नहीं मैं नहीं पूछ रहा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है ये। रीना जी को इस पर भी जवाब देना चाहिए, लेकिन सापरा जी को मैं इसमें लाऊंगा। क्या इस समय विपक्ष के और विपक्ष में सबसे महत्वपूर्ण पार्टी कांग्रेस के आदर्श क्या सुषमा स्वराज और अरुण जेटली हैं? इस पर जवाब दीजिएगा सापरा साहब, आ रहा हूं आपके पास। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी हंगामे से दुखी हैं। कहा संसद की कार्यवाही अपेक्षा के मुताबिक नहीं हुई, हंगामे की वजह से सदन में 22% ही काम हुआ। 19 जुलाई 2021 को प्रारंभ हुआ था। इस सत्र में सदन का कामकाज अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। निरंतर गतिरोध के कारण इस सत्र में सदन की कुल 17 बैठकों में मात्र 21 घंटे 14 मिनट तक कार्य संपादित किया गया। व्यवधान के कारण बैठक के लिए नियत 96 घंटे में से 74 घंटे 46 मिनट तक सदन में कामकाज नहीं हो सका। इसके कारण
इस सत्र में सदन का कार्य निष्पादन मात्र 22% रहा। और मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले आपको कुछ एक इंफॉर्मेशन दिखा देना चाहता हूं। मॉनसून सत्र बर्बाद क्यों हुआ और अगर मर्यादा तार तार हुई है तो फिर ये हुआ क्यों है और क्या इसको लेकर अब क्या कुछ जीरो इन भी हो पाएगा और कोई तब्दीली के लिए कदम भी उठेंगे क्या किसी भी तरफ से? मॉनसून सत्र बर्बाद क्यों हुआ इसमें जरा देखिए। निशिकांत दुबे वर्सेस महुआ मोइत्रा, पहले ये देखने को मिला, ये जमकर हंगामा हुआ। मुद्दा नंबर 2, ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। जैसे स्टेटमेंट आया तो ये इस पर जमकर हंगामा हुआ और ये सही बात है। जहां लोगों ने देखा है कि ऑक्सीजन की वजह से लोग कराह के और आखिरकार सिधार गए, वहां ऐसा कैसे? लेकिन टेक्निकली क्योंकि जब कोई मरता है तो उसमें यह नहीं लिखा जा सकता, उसमें कॉज ऑफ डेथ बीमारी होती है, कॉज ऑफ डेथ डिफिशियंसी या शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन नहीं कहा जा सकता। अब टेक्निकल मुद्दों में जनता की भावना को कैसे फंसाया जा सकता है? मुद्दा नंबर 3, पेगासस जासूसी। पेगासस जासूसी को लेकर आप सुन ही रहे हैं कि तमाम पेचीदगियां हैं इसमें। और मुद्दा नंबर 4, महंगाई और किसानों का मुद्दा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, इधर सड़क से लेकर संसद तक बवाल और यहां जा रहे हैं कि 15 अगस्त तक भी इसकी छाया पड़ सकती है। मुद्दा नंबर 5, टीएमसी सांसद के निलंबन पर जमकर हंगामा हुआ। अब ये सब जब चल रहा था, सदन की गरिमा क्या वहां तक पहुंच गई जहां आखिरकार सभापति की आंखों में नमी के तौर पर उसकी ग्लानि दिखाई दी? अब जरा यहां पर ये देखिए सदन की गरिमा कब तार तार हुई। सितंबर 2020 रिसेंट से लेकर आपको ले चल रहा हूं ये, और निश्चित रूप से आपके दिमागों में ये होंगे। राज्यसभा में तोड़े गए माइक, फाड़ी गई रूल बुक। इसलिए 2020 का भी यहां पर उदाहरण देख लीजिए। महिला आरक्षण बिल पर क्या हुआ था? महिला आरक्षण बिल फाड़ने पर 7 सांसद निलंबित किए गए थे। यहां सदन में कई बार, और यह कहा जा रहा है कि क्या कैमरे लगने, अगर कैमरे लगने की वजह से ऐसा हुआ है तो क्या राजनारायण के समय भी कैमरे लगे हुए थे? सवाल यह भी, अगस्त 2015 काली पट्टी बांधने पर कांग्रेस के 25 सांसद निलंबित कर दिए गए थे। फरवरी 2014 तेलंगाना बिल के विरोध में मिर्ची स्प्रे, माइक और शीशे तोड़े, काली मिर्च का पाउडर ले लेकर पहुंचे थे, 17 सांसद निलंबित किए गए थे। अगस्त 2013 मानसून सत्र की कार्रवाई में रुकावट के विरोध में 12 सांसद निलंबित किए गए। जुलाई 2008 में नोट कांड में लोकसभा में बीजेपी के 3 सांसदों ने 1 करोड़ रुपए लहराए थे, आपको याद होगा। 1989 ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को लेकर हंगामा हुआ, 63 सांसद निलंबित किए गए। अब ये जो सब चल रहा है, क्या ये एक ट्रेल चल रही है और इसके पीछे कोई एक पैटर्न दिखाई देता है क्या? और पैटर्न में क्या ये दिखाई देता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो ये कहती है कि सदन की व्यवस्था के हिसाब से कामकाज चलना चाहिए, और जो विपक्ष में होता है उसका आचरण हमेशा से ये रहा है क्या? क्या सत्ता और विपक्ष का मिजाज ऐसा ही रहा है क्या? जरा ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आप चलते हैं सापरा साहब के पास। पहले आदर्श आपके कौन है? अरुण जेटली और सुषमा जी? देखिए दिनेश गौतम जी, आपने किस कांग्रेस नेता से बात की है उसका आपने कोई स्पष्टीकरण दिया नहीं है, इसलिए मैं स्पेकुलेशन या अटकलों के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आज सवाल यह है कि जिन लोगों ने देश की तरक्की रोक रखी है, वो संसद के कामकाज को रोकने का इल्जाम जो है वो कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि वो उनकी हठधर्मी कब खत्म होगी, उनका अहंकार क्यों नहीं खत्म हुआ। आज जो आप बात कर रहे हैं, मैं पूरी संवेदना रखता हूं जो हमारे उपराष्ट्रपति या चेयरमैन है उनके प्रति, लेकिन उनके आंखों में नमी तब क्यों नहीं आई जब दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ और उसकी मौत हुई? उनकी आंखों में नमी तब क्यों नहीं आई जब 800 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है, जो आंदोलनकारी किसान है 8 महीने से बैठे हैं? उनके आंखों में नमी तब क्यों नहीं आई जब ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं हुई, ऐसा पार्लियामेंट में कहा गया, उनके सामने ये कहा गया है, तब उनकी आंखों में नमी नहीं आई? महंगाई, पेट्रोल डीजल के ऊपर क्यों नहीं सरकार चर्चा करना चाहती? 110 रुपए पेट्रोल हो गया है, डीजल 98 रुपए का हो गया है, इसके ऊपर सरकार चर्चा क्यों नहीं कर रही? सरकार लोगों की पॉकेट मार रही है, ये न तेरी न मेरी, ये लुटेरी सरकार है, लोगों को लूट रही है, और इस लूट के सामने उनकी आंखों में नमी क्यों नहीं आई? ये प्रश्न उनसे पूछने चाहिए। जब पूरे देश के अंदर इतना हाहाकार मचा हुआ है, विपक्ष जब अपने प्रश्न पूछना चाहता है पटल के ऊपर, तो उस पटल को चलने क्यों नहीं दिया? और अब 2 दिन बाकी थे, ये 2 दिन बाकी थे तो ये 2 दिन में ये सारी चर्चाएं कर लेते। क्यों इन्होंने 2 दिन पहले संसद को बंद किया? इनके बिल पास हो गए, इन्होंने संसद को बंद कर दिया, बचे हुए 2 दिन के अंदर ये चर्चाएं कर लेते, जो बची हुई चर्चाएं, चाहे किसान का मुद्दा हो, पेगासस का मुद्दा हो। राजिता जी, थोड़ा तो इसमें इस रिव्यू की जरूरत है कि क्यों शिरोमणि अकाली दल जैसा आपका सहयोगी दूसरी तरफ खड़ा दिखाई देता है? क्यों विपक्ष ये कह रहा है कि हमको भरोसे में लेने के लिए कोई काम ही नहीं किया जाता? देखिए, आपने महत्वपूर्ण बात कही है, जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार की नीति और नीयत को देखा है और देखते आ रहे हैं। जहां तक किसानों की बात है, किसान बिलों पर 3 दिन चर्चा हुई और उसके बाद उन्हें पारित किया गया। इसके बाद भी
मैं आप सबको बता दूं, याद दिला दूं कि राहुल गांधी जी जब बिलों पर चर्चा हो रही थी तो वो विदेश में थे, और उसके बाद जब पारित हो गए बिल तो आए और उन्होंने फिर से डिमांड किया, मांग की कि चर्चा हो। हमारे प्रधानमंत्री साहब खड़े होकर उन्होंने कहा बिंदुवार चर्चा कीजिए, हम आपको आमंत्रित करते हैं। उसके बाद कांग्रेस पीछे हट गई। और इस बार भी मैं बता दूं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जैसा कि मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करना चाहती हूं कि किसान मुद्दा था, हमारे कोरोना के विषय में मुद्दा हम चाह रहे थे, और तीसरी बात जो वस्तुओं की कीमत है, इन पर भी हम आलोचना करना चाह रहे थे, विचार विमर्श करना चाह रहे थे। इन तीनों मुद्दों पर बातचीत होती और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इन्हें तालिकाबद्ध भी किया था, लेकिन उसके बाद ये पेगासस को लेकर बैठ गए और कोई भी जन केंद्रित मुद्दों पर आलोचना करने से इनकार कर दिया। इच्छा ही नहीं थी इनकी। और आज देखिए 2 दिन पहले हमें सदन की सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया संक्षिप्त रखिएगा। लेकिन अनुराग मैं बस अपराजिता जी से पूछना चाहता हूं, जो कार्य मंत्रणा समिति में जो आपने सूचनाबद्ध बनाई थी, तारीख वाइज बताई थी, जरा जनता को बता दीजिए कि आपने किस तारीख को कहा था। उसमें तय किया था कि इस तारीख को यहाँ किसान पे होगी, इस तारीख को यहाँ पे महंगाई पे होगी, इस तारीख को बेरोजगारी पे होगी, इस पर महिला अत्याचार पे होगी। जरा बता दीजिए, आपके पास है तो सुना दीजिए जनता को किस तारीख को आपने तय किया था। क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप टीवी डिबेट पे बैठ के? ये झूठ बोल रहे हैं आप सरासर। अगर आप उन्होंने इसको सामने रखा है। अनुराग जी, इससे आपके सवालों का और जनता के सवालों का जवाब मिलता है या नहीं मिलता? आपका फिलहाल धन्यवाद करना पड़ेगा, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया करना पड़ेगा मेरे साथ यहाँ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन इस सब के बीच ये स्पष्ट है कि हंगामा हुआ है, और हंगामा हुआ है इस बात को लेकर कि हम जनता के हित की बात कर रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि हम जनता की तरफ से चुनी हुई सरकार हैं और हम जनता के हित के काम कर रहे हैं। विपक्ष उसमें रोड़ा डाल रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये जनता की सरकार है, लेकिन अब जनता की सुनना इसने बंद कर दिया है, विपक्ष की भी नहीं सुन रही है, और विपक्ष इसीलिए सदन नहीं चलने दे रहा है। दोनों तरफ से जनता के हित की बात की जा रही है, और टैक्स पेयर्स के कितने पैसे बर्बाद हुए हैं ये आपने देखा। जनता का हित हो रहा है क्या? अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आज के लिए इतना ही। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।